नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग जुड़ चुके होंगे। मुझे आता है कि आप सभी लोग दूसरों को भी बता दिए होंगे। यदि नहीं बताए हैं तो जल्दी से उनको भी बता दीजिए कि वे भी अभिमन्यु बैच को जरूर ज्वाइन करें। उन्हें भी बताइए कि ओनली टेट पर सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी एक साथ करवाई जा रही है। बिल्कुल एक साथ तैयारी करवाई जा रही है। बिल्कुल अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही चिंतित हूँ आप सभी लोगों के सिलेक्शन को लेकर। दूसरी बात करते हैं, इस क्लास की विशेषता ये है मेरे प्रिय साथियों, इस क्लास की विशेषता ये है कि यदि आप इस क्लास को लगातार फॉलो करते चलते हैं तो मैं डेफिनेटली कहता हूं कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तब आपको खुद में खुद लगेगा कि वाकई में जो हमने प्रवीण सर की क्लास लिया था वे सारी चीज़ें, उसमें के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चाहे वे प्रत्यक्ष रूप से चाहे वे अप्रत्यक्ष रूप से, बिल्कुल ये सत्य बातें हैं। हमने आज तक जितने भी चीज़ें पढ़ाई हैं कहीं ना कहीं सभी छात्रों को वे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से देखने को मिली हैं, और बहुत सारे ऐसे छात्र सेलेक्ट हुए भी इसी पद्धति से। चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। लेकिन हाँ, शुरू करने से पहले एक और बातें हमें शामिल करना पड़ेगा। जैसे कि जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका नेम लेना आवश्यक है। ठीक है, ताकि उन्हें भी इस बात को प्रोत्साहन मिले कि एक तरीके से जो हम क्लास ले रहे हैं उसके द्वारा प्रवीण सर हमें लगातार देख रहे हैं, मतलब वे अपनी नज़र बनाए रखे हुए हैं कि कितने छात्र हैं जो क्लास को डेली अटेंड कर रहे हैं। बिल्कुल उनका नेम लेना आवश्यक है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग भी अपना नेम सुन लीजिए। जो लोग नहीं जुड़े थे वे अगर आज जुड़ते हैं तो उनका नेम कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे कि बात करते हैं पूजा भारती जी के बारे में, बात करते हैं पूजा सिंह जी के बारे में, बात करते हैं रीना रानी जी के बारे में, बात करते हैं अर्चना जी के बारे में, बात करते हैं और पूजा भारती हमने नेम ले लिया है। और उसके बाद बात करते हैं पूजा साक्य जी के बारे में, बात करते हैं फिर मोनिका जी के बारे में, बात करते हैं। तो ये भी हमारे साथ ऑनलाइन, ये भी हमारे साथ लगातार कल से ही जुड़ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप लोग जुड़ते रहिए। डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि आपके साथ बहुत अच्छे से मैं मेहनत करके सारा कुछ आपको देने वाला हूँ। चलिए आइए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न के साथ। सारे प्रश्न आपके सही होने चाहिए, बस आपको थोड़ा से ध्यान कर ही आंसर देना होगा। अगर सारे प्रश्न आपके सही होंगे, यदि आप थोड़ा से ध्यान करके क्या करते हैं, आंसर को करते हैं, यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, तो जल्दबाजी आपको नहीं करना है, बस आराम से आंसर को देना है, मतलब क्वेश्चन के आंसर को देना है। चलिए बात कर लेते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न कह रहा है कि जो नीचे दिए गए हैं, नीचे दिए गए जो समूह है उनके जड़ों का एक समूह है, उनके बारे में आपको बताना है। कुल मिलाकर जो नीचे दिए गए हैं प्रश्न हैं, यानी कि जो विकल्प दिए गए हैं उनमें जो समूह बन रहे हैं जड़ों को, उसके बारे में आपको बताना है। जैसे कि बात करते हैं चुकंदर, आलू, अदरक, और बी ऑप्शन कहता है कि गाजर, हल्दी, अदरक, और सी ऑप्शन कहता है शकरकंदी और मूली, हल्दी और गाजर, चुकंदर। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। यदि आपको आ रहा है तो जल्दी से बता दीजिए, नहीं आ रहा है तो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में, बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, गाजर और चुकंदर और मूली के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके साथ तीनों का एक साथ संबंध बन रहा है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, मतलब कहने का मतलब ये है रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है, वो कहाँ पर पाया जाता है, किस क्षेत्र में पाया जाता है, या किस देश में पाया जाता है, या किस राज्य में पाया जाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि अबू धाबी में, दूसरा ऑप्शन कह रहा है ऑस्ट्रेलिया में, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि राजस्थान के रेगिस्तानों में, और चौथा ऑप्शन कह रहा है संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए, और जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको आप जरूर शेयर कर दीजिए। मुझे लगता है कि आप लोग जरूर उन्हें शेयर कर दिए होंगे। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग शेयर कर दिए होंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक है, इसके आंसर के बारे में जानते हैं। जल्दी से आंसर दीजिए, आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इसके आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर है ए। ठीक है, इसका आंसर है ए, अबू धाबी के बारे में बात कर, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर अबू धाबी नहीं ऑस्ट्रेलिया होगा, सॉरी दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया होगा। यहाँ ऑप्शन थोड़ा से गलत है। ठीक है, थोड़ा से ये कई बार क्या होता है कि गलत हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, आप इसको ध्यान रखिए। ठीक है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आप बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की आज़ादी से पहले
महात्मा गांधी जी ने दांडी के दांडी मार्च यात्रा किया था ना गांधी जी ने, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है, मतलब किस राज्य में महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा किया था भारत की आज़ादी के पहले। तो जल्दी के से इसका आंसर आप बता दीजिए। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात। देखिए सीटेट में इस तरह के प्रश्न पूछना स्वाभाविक है, ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। कॉमन सेंस वाला है और थोड़ा सा अगर हमने आज़ादी के बारे में पढ़ा है ऊपर नीचे तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न को हम सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो ऐसे प्रश्न को हमें सम्मानपूर्वक छोड़ देना चाहिए, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को अगर नेगेटिव मार्किंग है तो नहीं है तो फिर तो क्या करना चाहिए, अपने तुक्के को लगाना ही चाहिए, अपने किस्मत को आजमाना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। ये प्रश्न तो गलत नहीं होना चाहिए भाई, ये प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि किसी का भी ये प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सभी लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ, चाहे ऑनलाइन के हों चाहे ऑफलाइन के छात्र हों, या अगर जो लोग अदर के जो मतलब हमसे नहीं भी पढ़ रहे हैं तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो बिल्कुल भी वे चिंता ना करें, ये सारी चीज़ें मैं बहुत जल्द करवाने वाला हूँ। चलिए चिराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? चिराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन कहता है कि मिजोरम, तीसरा ऑप्शन कहता है मणिपुर और चौथा ऑप्शन कहता है मेघालय। जल्दी से इसका आंसर करिए, इसमें आपको समय नहीं लेना चाहिए, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। चिराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? एक बार ऑप्शन को फिर से जल्दी से देख लीजिए, झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। जल्दी से कीजिए, जल्दी से कीजिए। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि मिजोरम। इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम, इस बात को ध्यान रखिएगा। मिजोरम में क्या होता है, चिराओ नाच होता है, मतलब चिराओ जो नाच है वहाँ के लोग करते हैं, कहाँ के? मिजोरम के लोग, ठीक है। तो जल्दी से इस तरह के आंसर को आपको सॉल्व करना चाहिए। अगर नहीं आ रहा था तो कोई बात नहीं है, ठीक है, हो सकता है आपने पढ़ाना हो या आपने रिविजन न किया हो। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्यों के बारे में आप बता दीजिए। देखिए अगर आपने मैप को अच्छे से पढ़ा होगा तो ऐसे प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आपने मैप को अच्छे से नहीं पढ़ा तो ऐसे प्रश्न कहीं ना कहीं आपके गलत हो सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरह के प्रश्न को थोड़ा से कॉमन सेंस के आधार पर आप कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्न को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा से आपको कॉमन सेंस लगाना होगा। चलिए जल्दी से आप लोग बता दीजिए, जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, फिर दूसरा ऑप्शन कहता है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर तीसरा ऑप्शन कहता है कि एक तरीके से तीसरा ऑप्शन यहाँ पर कहता है, तीसरा ऑप्शन कहता है कि कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरला और चौथा ऑप्शन कहता है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए कि भाई तमिलनाडु की निकटवर्ती राज्य। देखिए अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना चाहिए। देखिए अगर आपने थोड़ा से भी मैप पढ़ा होगा तभी लेकिन ऐसे प्रश्न को आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर उड़ीसा है, ठीक है। अगर उड़ीसा मिल गया भाई, उड़ीसा तमिलनाडु कहाँ पर है? तमिलनाडु यहाँ पर है, उड़ीसा यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र। यहाँ पर देख रहे हैं केरल, आंध्र प्रदेश। थोड़ा सा हमें लग रहा है भाई केरल, आंध्र प्रदेश हो सकता है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर महाराष्ट्र आपको मिल गया। महाराष्ट्र आपका यहाँ है, गुजरात के नीचे है, तो इसलिए दूसरा भी गलत हो गया। फिर बात कर लेते हैं तीसरा प्रश्न हमारा कैसे गलत होना चाहिए, मतलब तीसरे प्रश्न क्या हमारा सही है कि नहीं। तो उसके लिए हमें फिर से एक बार पढ़ना चाहिए। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल की बात की जा रही है, तो भाई छत्तीसगढ़ कहीं और है, छत्तीसगढ़ यहाँ आसपास में है, देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ भी गलत हो गया। तो यहाँ पर जब तीन ऑप्शन गलत हो गया, चौथा ऑप्शन सोचना ही नहीं चाहिए, चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो ये देखिए आपका चौथा ऑप्शन सही हो गया, ये देखिए आपका चौथा ऑप्शन सही हो गया मेरे प्रिय साथियों। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न पर आपकी नज़र हमेशा बनी होनी चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है मेरे प्रिय साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है निफिनथीज। निफिनथीज वह पौधा है जो शिकार करता है, निफिनथीज वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करके आंसर आप लोग बताइए। पहला ऑप्शन यहाँ पर कहा जाए, पहला ऑप्शन यहाँ पर कहता है कि यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत में, मेघालय में पाया जाता है।
फिर दूसरा ऑप्शन कहता है यहाँ पर, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर कहता है कि इसका आकार घड़े जैसे होता है, इसका मुख एक पत्ते से ढका होता है। तीसरा ऑप्शन कहता है या केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है, या छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकलता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं विकल्प के तौर पर यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए और बी, केवल ए और बी सही हैं। और फिर उसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को, और मैं 1 मिनट अब देख लीजिए, एक साथ देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, तीसरा ऑप्शन कहता है कि बी और डी सही हो जाएगा, और चौथा ऑप्शन कहता है ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। चलिए ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करना चाहिए बता देता हूँ। देखिए ऐसे प्रश्न पर थोड़ा से कॉमन सेंस, बिल्कुल ट्रिक हमारी वाली तुक्का वाले लगा दीजिए, ठीक है। जैसे कॉमन सेंस वाले, यहाँ पर केवल मिल गया, यानी कि सी ऑप्शन गलत है, बिल्कुल आप गलत कर दीजिए। हमने भी क्या कर दिया, सी ऑप्शन गलत कर दिया। जब हमने सी ऑप्शन वहाँ पर गलत कर दिया तो यहाँ पर जहाँ सी मिले वहाँ हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी सी ऑप्शन हमारा गलत हो गया, यानी कि हमारे 2 ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गए। अब बचे हमारे पास 2। अब यहाँ पर 50-50 वाला काम कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि डी वाला एक बार देख लेते हैं। डी वाला क्या कहता है, या छोटे कीड़ों मकोड़ों को खींचने की मोहक आवाज़ निकालता है, इसमें फंस जाते हैं, ऐसे कोई बातें हैं नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर डी जहाँ पर है उसको भी काट देते हैं। ये देखिए हमने डी भी काट दिया। जब यहाँ पर 3 ऑप्शन हमने काट दिया तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। बस इस तरह के प्रश्न को ऐसे सॉल्व कर लीजिए, और ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, और तब दिक्कत नहीं होगी जब आपको पता होगा कि कैसे सॉल्व करना है ऐसे प्रश्न को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से लेकर 5 के लिए एक विषय क्षेत्र को संकलित करता है। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में अगर देखा जाए तो क्लास 3 से लेकर 5 के लिए एक विषय क्षेत्र को संकलित करता है। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा जल्दी से, ठीक है। विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं को मुद्दों को लेकर संकलित करता है। विज्ञान और सामाजिक अवधारणाओं और मुद्दों को संकलित करता है। पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान अवधारणाओं को मुद्दों को संकलित करता है। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए आप लोग, आप लोगों के आंसर का हमें इंतजार है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर नहीं आ रहा है जल्दी से आप लोग बता दीजिए, और जिसको नहीं आ रहा वे क्या करें, जल्दी से दूसरों को भी शेयर कर देंगे, भाई आप भी आइए, हमें नहीं आ रहा है, आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए, ठीक है। चलिए इसके आंसर के बारे में बता देते हैं। तो इसका आंसर क्या कहता है, इसका आंसर कहता है मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर कहता है बी ऑप्शन सही कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षा जो है सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को ही क्या करना चाहिए, क्लास 3 और 5 की क्लास में क्या करना चाहिए, संकलित करना चाहिए, यानी कि उसके विषय क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसका भी जुड़ाव होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि बच्चे कहीं ना कहीं चीज़ों को सीखेंगे अच्छे से। चलिए इसके आंसर के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आप बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। परिवार और मित्र, और बी ऑप्शन कहता है कि भोजन, और सी ऑप्शन कहता है जानवर, और डी ऑप्शन कहता है कि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए, आप लोगों के आंसर का इंतजार है। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यदि आपको नहीं आ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, वो हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं भाई क्या कहा जा रहा है, सी ऑप्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी ऑप्शन की बात की जा रही है। मुझे लगता है कि मेरी बात आप लोग सही से समझ गए होंगे। यहाँ कहने का मतलब ये है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण क्या है, वो है जानवर है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मतलब जानवरों के बारे में भी शामिल किया जाना चाहिए पाठ्यक्रम में। अब आइए बात कर लेते हैं साइकोलॉजी के कुछ प्रश्नों के बारे में। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, ये साइकोलॉजी के प्रश्न है, ठीक है। साइकोलॉजी के प्रश्न है, इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप एनवायरनमेंट में ही आपका दिमाग लगा रहे, और ऐसे प्रश्न यदि गलत हो जाते हैं तो फिर इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं क्या है कि हमारे रिवीजन अच्छे से नहीं हुई है, यानी कि हमने रिवीजन अच्छे से नहीं किया हुआ, हो सकता है ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे हमें एक बार सोचना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई
बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से लेकर 110 अगर आपको मिलती है तो कौन से बच्चे माने जाएंगे? ठीक है, अगर 90 से लेकर 110 मानी जाती है तो कौन से बच्चे माने जाएंगे? सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि और उत्कृष्ट बुद्धि वाले बालक और प्रतिभाशाली वाले बालक। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। ठीक है, ऐसे प्रश्न तो गलत होने ही नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ए, सही हो जाएगा। ठीक है, सामान्य बुद्धि के बारे में ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है कि बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितनी वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया है? ऐसे प्रश्न तो गलत होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, बच्चों के लिए निःशुल्क यानी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के ऊपर लागू किया गया है? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। ऐसे प्रश्न किसी का गलत नहीं होगा, मुझे पता है। ठीक है, 6 से लेकर 14 वर्ष तक की बात कही गई है। अब देखिए, इसको अगर देखा जाए तो इसमें 3 बातें याद रखिएगा। देखिए, 86वां संविधान संशोधन एक लाया गया था। कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, 86। ध्यान रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन लाया गया था 2002। इसके माध्यम से क्या किया गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या किया गया कि अनुच्छेद 21A में जोड़ दिया गया कि उनका मौलिक अधिकार है कि उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य के बाद सॉरी पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व देख लेते हैं। अनुच्छेद 45A में जोड़ा गया कि राज्य का कर्तव्य है कि राज्य क्या करे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करे, निःशुल्क यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड कराए, मतलब फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराए। ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। फिर एक और बात ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 51A जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, अनुच्छेद 51A का मौलिक कर्तव्य जो हमारा है, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, उसमें ये बताया गया है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए। 6 से लेकर माता पिता का एक तरीके से कर्तव्य है कि बच्चों को क्या करें, 6 से 14 वर्ष तक के शिक्षा जरूर प्रोवाइड कराएं। ठीक है, ये उनका कर्तव्य है। तो 11 मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के बारे में ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया, अनुच्छेद 45A में और अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में, नहीं तो फिर देर होने लगेगी आप लोगों को। चलिए, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है? यहाँ कहने का मतलब ये है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अध्ययन की सर्वाधिक विधि कौन सी अच्छी मानी जाएगी एक बच्चे के बारे में? जल्दी से इसका आंसर आप बता दीजिए। मनोविश्लेषण विधि, दूसरा ऑप्शन कहता है तुलनात्मक विधि, और तीसरा ऑप्शन कहता है विकासीय विधि, और चौथा ऑप्शन कह देता है सांख्यिकी विधि। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए मेरे प्रिय साथियों। यदि आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो बिल्कुल भी आप चिंता न करें, मैं आपको खुद ही बता देता हूँ। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, सही हो जाएगा, यानी कि विकासीय विधि। आप लोग ध्यान रखिएगा, विकासीय विधि आप लोग ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं है? यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है। ऐसे प्रश्न पर आपको क्या करना चाहिए, दोबारा पढ़ना चाहिए। सॉरी, ऐसे प्रश्न को क्या करना चाहिए, आपको दोबारा पढ़ लेना चाहिए, फिर प्रश्न को पढ़ने के बाद उत्तर देना चाहिए। गार्डनर ने, क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है गार्डनर ने 7 बुद्धि सिद्धांत को दिया हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि कौन सा इसमें नहीं है। बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ाया है आप लोगों को, और मुझे नहीं लगता कि आपके प्रश्न ऐसे प्रश्न आपके गलत होंगे। ठीक है, मुझे आता है कि सभी छात्र ऐसे प्रश्न को सही करेंगे। अगर गलत हो रहा है तब भी चिंता ना करें, कोई बात नहीं, हो सकता आपका रिवीजन नहीं हुआ हो। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। इसके आंसर के बारे में बात करती हैं तो इसका आंसर हो जाएगा भावात्मक बुद्धि के बारे में कहीं से कहीं तक कोई चर्चा नहीं की गई है। गार्डनर साहब ने जो 7 बुद्धि सिद्धांत दिया हुआ है। ठीक है, एक बार आंसर को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर जो है भावात्मक बुद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए अब बात कर लेते हैं, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, कल इस पर हमने चर्चाएं की भी थी और मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न आपका गलत होगा। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, वास्तविक आयु 4 वर्ष है, उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? अगर ये प्रश्न आपका गलत हो गया तो ये मान के चलिए बिल्कुल आपने क्या किया हुआ है, बहुत गलत किया आपने साहब। ठीक है, इसका मतलब ये है आपने सही से ध्यान नहीं दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमने कल बताया था आप लोगों को अच्छे से।
चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसके आंसर के बारे में, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का ये प्रश्न सही हुआ। जितने भी छात्रों का ये प्रश्न सही हुआ उन्हें मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने कल अच्छे से पढ़ा था और अच्छे से रिवीजन किया था और उन्होंने कहीं ना कहीं फॉर्मूला अच्छे से याद किया हुआ था, जिसकी वजह से ये प्रश्न सही हो रहा है। चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। कहा जा रहा है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा हुआ है। ठीक है, अगर ऐसे प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं तो बिल्कुल आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये इस तरह के प्रश्न सभी के गलत होते हैं, तो फिर भी अगर आपका सही हो जाता है तो मान लीजिए सोने पे सुहागा होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पहला ऑप्शन कहता है बी एन झा, दूसरा ऑप्शन कहता है स्कीनर महोदय ने कहा है, और तीसरा ऑप्शन कहता है डेविस, और चौथा ऑप्शन कहता है वुडवर्थ। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, अगर आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो तुक्का भी लगा दीजिए, कोई बात नहीं है। कौन सा यहाँ माइनस मार्किंग है। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सही हो जाएगा। तो स्कीनर महोदय ने कहा कि भाई मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ध्यान रखिएगा, इसको तुरंत याद कर लीजिए। हो सकता है कल आपको फिर एक प्रश्न देखने को मिल जाए, तो फिर गलत नहीं होना चाहिए कल। ठीक है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत क्या है, विज्ञान है। या कथन किसने कहा, स्कीनर महोदय ने कहा है। एक बार आप यहाँ भी देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको कन्फर्म हो जाए। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है कि भाई हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी एक बार प्रयास कर लीजिए। ठीक है, प्रयास करने में कुछ नहीं जा रहा है, जल्दी से आंसर दे दीजिए और लाइक वगैरह कर दीजिए। भाई आप लोग लाइक करने में थोड़ा से कंजूसी करने लगते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हमने आपसे पैसे मांग लिए हों। हाँ बिल्कुल, पैसा भी नहीं मांगा जा रहा है और आपसे, ठीक है, कुछ कहा भी नहीं जा रहा है। तो जल्दी से इसका क्या करिए, आप लोग आंसर कर दीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, और ये जो आंसर है, ये जो क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों को सही हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से आप लोग सही करते रहिए, काफ़ी लोगों को सही हुआ है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सॉरी सी सही हो जाएगा। 5 वर्ष से हिंदी बालकों को हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचाने लगते हैं, 5 वर्ष में पहचाने लगते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में, मैंने दिखाई दिया। चलिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न तो अगर गलत हो भी जाते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है चलिए बात करते हैं एलेक्सिया। एलेक्सिया के बारे में बात करते हैं। पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता और सीखने की अक्षमता और सुनने की अक्षमता। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। बहुत सारे छात्र ऐसे प्रश्न को नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी 1-2 छात्र मुझे पता है, ठीक है, वे जरूर कर लेंगे। ठीक है, 2 से 3 छात्र ऐसे हैं, वे जरूर ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि उनके प्रश्न सही भी हो गए होंगे। चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ कहने का मतलब ये है पढ़ने की अक्षमता हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कहीं ना कहीं आप इसको लेकर कन्फ्यूज होंगे। तो एक बार इसको देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है, ताकि आपको याद भी हो जाए और लगे हाथ हमें हमारा रिविजन भी हो जाए। चलिए जैसे कि बात करते हैं डिसलेक्सिया संबंधी जिन्हें प्रॉब्लम होती है, मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है जिन्हें पढ़ने से संबंधित कोई समस्या होती है। इसका मतलब ये है कि वे डिसलेक्सिया जैसे बीमारी से ग्रसित हैं। फिर बात करते हैं जिन्हें लेखन संबंधी समस्या है, उन्हें क्या कहा गया है, डिस्ग्राफिया कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं गणना काउंटिंग संबंधी अगर किसी को समस्या है तो डिसकैलकुलिया कहा गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गतिक कौशल संबंधी समस्या की बात करते हैं, डिस्प्रेक्सिया कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं स्वयं को ज़्यादा सुंदर। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, यहाँ पर अगर डिस्मोर्फिया कहने का ये मतलब है कि जब बच्चे क्या होता है कि तुलना करने लगते हैं किसी से, भाई मैं किसी से ज़्यादा सुंदर हूँ, किसी से ज़्यादा लंबा ताकतवर हूँ। ठीक है, और जब क्या होता है कि वे भ्रम की स्थिति में रहते हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब वे भ्रम की स्थिति में रहते हैं तो उनके मतलब ये हो गया उनके अंदर जो बीमारी है वो डिस्मोर्फिया वाली बीमारी है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगर गंभीर तनाव की अवस्था में कोई जी रहा है तो इसका मतलब ये है कि किस प्रकार की बीमारी से ग्रसित है, तो डिस्थीमिया जैसे बीमारी से वो ग्रसित है। नेक्स्ट बात करते हैं भाषा संप्रेषण संबंधी अगर किसी को समस्या है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अफेज्या जैसे बीमारी से वो कहीं ना कहीं ग्रसित है। कम आयु में वृद्ध दिखना, कई ऐसे व्यक्ति होते हैं, कई ऐसे बालक होते हैं, आपने देखा होगा कि कम आयु में भी वे वृद्ध यानी कि बुढ़ापा
सॉरी बुढ़े दिखने लगते हैं, तो उन्हें कौन सी बीमारी हुई है? प्रोजेरिया जैसी बीमारी शायद हुई है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आप पूछे जाएंगे, क्योंकि सीटेट ने क्या कर दिया है, अपने सिस्टम को चेंज कर दिया है, जो कि आपने देखा सीबीटी के रूप में अब एग्जाम लेने लगा है। जिन्हें अगर देखा जाए तो तर्क ना कर पाना, स्मरण शक्ति कमज़ोर होना, तो उन्हें समझ लीजिए कौन सी बीमारी हुई है? डिमेंशिया जैसे उन्हें बीमारी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी मतलब समस्याएं हैं, तो उन्हें किस प्रकार की बीमारी हुई है? बुलिमिया जैसे कोई बीमारी हुई है। ठीक है, बुलिमिया जैसे बीमारी से वे ग्रसित है। सीखने में अक्षमता की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि एलेक्सिया जैसे बीमारी से भी कहीं ना कहीं ग्रसित हैं। मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे मेरी बात को। ठीक है, जिन लोगों को अगर लगता है कि हमें इसको हमें एक बार लिखना चाहिए, वे क्या करें, लिखने के बजाय स्क्रीनशॉट ले लें। मैं थोड़ा सा उन्हें समय दे रहा हूँ, जल्दी से भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। ठीक है, जल्दी से आप ले लीजिए, शायद आप लोग ले चुके होंगे। चलिए इसका भी ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आप लोग ले लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट अभी नहीं ले पा रहे हैं तो जब क्लास खत्म हो जाएगी फिर आप क्लास को थोड़ा से यहाँ आगे स्पीड में बढ़ाकर देखकर यहाँ पर आप ले लीजिएगा। वैसे तो हमने रोक कर आपको दे दिया है कि स्क्रीनशॉट लेने का समय दे दिया था। चलिए, मुझे लगता है कि सभी छात्र ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट। अगर नहीं लिए हैं तो वे बाद में ले लेंगे स्क्रीनशॉट। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है कि पियाजे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? पियाजे साहब की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु तक मानी जाती है? ठीक है, ऐसे प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। 0 से 2 वर्ष, 2 से लेकर 7 वर्ष, 7 से लेकर 11 वर्ष और 11 से लेकर 15 वर्ष। ठीक है, क्योंकि मुझे याद आ जाता है कि मैंने जितने भी जो चीज़ें मैंने पढ़ाया अच्छे से, ठीक है, मुझे याद आ जाता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई आपके ऐसे प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। चलिए कोई नहीं, अगर गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों 11 से लेकर 15 वर्ष। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन विल बी राइट। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है कि गर्भकाल में देखा जाए तो गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो माता के गर्भ में अगर देखा जाए तो बालक को विकसित होने में कितने समय लगते हैं? तो ऐसे प्रश्न तो गलत नहीं होने चाहिए। चलिए बताइए जल्दी से। 150, 280 और अगर देखा जाए तो 390 और 460। देखिए यहाँ पर एक बातें ध्यान रखनी होगी, अगर आपको 270 भी मिल जाता है ऑप्शन में तो 270 भी सही हो सकता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं 1 मिनट, हाँ ठीक है, 1 मिनट, 9 इंटू 30 कर लेते हैं। अगर हम 9 इंटू क्या करते हैं 30 कर देते हैं तो 9 यानी कि 9 3 जा 27 हो जाएगा। और 10 दिन आसपास जो रहता है तो कई बार ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपके ऑप्शन में 270 भी मिल जाता है तो आपको सही करना होगा। ठीक है, नहीं तो आप सोचें कि आयोग ने गलत क्वेश्चन दे दिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है बालक का विकास कैसे होता है? सिर से पैर की ओर होता है, पैर से सिर की ओर होता है, या दोनों की ओर होता है? इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न सारे छात्र सही करेंगे, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉमन सेंस के आधार पर है। अगर ऐसे प्रश्न ऐसी चीज़ें आपने नहीं भी पढ़ा हुआ है तो आप अपने कॉमन सेंस के आधार पर भी ऐसे प्रश्न को सही कर सकते हैं। अगर गलत हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं रिवीजन अच्छे से नहीं किया हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा वही पहला हो जाएगा, क्योंकि सिर से पैर की ओर सबसे पहले क्या होता है कि सिर बनता है, फिर उसके बाद क्या होता है शरीर के अन्य अंग बनते हैं, फिर पैर वगैरह बनता है। ठीक है, तो इसलिए बालक का जो विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए याद भी करते चलिए। तो अभिमन्यु बैच को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक आप जरूर शेयर करिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जरूर बताइए कि ओनली टेट पर चलिए, जहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट की एक साथ इंटीग्रेटेड कोर्स प्रवीण सर लेकर आए हैं, उनके द्वारा बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। आप भी चलिए, हम भी तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आप बताइए। ठीक है, जब वे देखेंगे क्लास, एक क्लास में बोलिए कि आप देख तो लीजिए। ठीक है, अगर आप मत करिए कोई बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक क्लास देख लीजिए आप। ठीक है, उनसे एक बार आप ये तो कह दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं आज के आपके नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्रिय साथियों, भारत के किस राज्य में
विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है। ठीक है, अगर ऐसे प्रश्न गलत हो जाते हैं कोई बात नहीं है, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आते। एक प्रश्न आ गया है गलती से, ठीक है, आगे से ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे। ठीक है, तो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम के बारे में बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों केरल, यानी कि पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो फिर ऐसे प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई है? पश्चिम बंगाल के साथ, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ, ध्यान रखिएगा यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि कितने कंट्री के साथ लगी हुई है। ठीक है, ये बताना है आपको। तो 1 2 3 4, जल्दी से आंसर बता दीजिए, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, तो इसके आंसर के बारे में अगर देखा जाए तो भाई 3 होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 सही। ठीक है, 3 क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि अगर आप देखते हैं भारत के मैप, तो ऐसे मैं बना, ठीक है, चलिए ऐसे देख लेते हैं। मान लीजिए ऐसे पश्चिम बंगाल गया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे नेपाल आपको मिलेगा, यहाँ आपको भूटान मिलेगा, यहाँ आप देखेंगे चाइना मिलेगा। तो 3 देशों के साथ क्या है, एक तरीके से पश्चिम बंगाल क्या करता है, अपनी सीमाएं साझा करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? वैसे हमने बताया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो बहुत सारे छात्रों को हमने एग्जाम्पल के तौर पे बताया हुआ है। जब महिलाओं की स्थिति के बारे में हमने उन्हें पढ़ाया हुआ है, तो उसी समय हमने इसके बारे में चर्चाएं की हुई हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपके क्वेश्चन गलत होती हैं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसके आंसर के बारे में। इसका आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा। सबरीमाला में क्या था कि महिलाओं को प्रवेश करने से वर्जित किया गया था, लेकिन अभी हाल ही समय में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश या एक अपने बयान में जारी किया कि महिलाओं को भी इसमें प्रवेश देने की अनुमति होनी चाहिए, प्रवेश देने की अनुमति होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है नेक्स्ट वाला। तो एक प्रश्न जो है इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। जल्दी से आंसर बता दीजिए, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए कि सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा, मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए समुद्री सीमा सबसे ज़्यादा किसके साथ साझा होती है, कहने का मतलब ये है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने प्रयास तो किया, लेकिन उनका प्रश्न जो था वो गलत हो गया। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है? सबसे रिचेस्ट प्लेसेस कौन सा है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ऐसे प्रश्न को तो आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न के बारे में आपने सुना ही होगा, तो कर दीजिए जल्दी से आंसर सही। अगर आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तब भी प्रयास कर लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, यानी कि पश्चिमी घाट इसका आंसर सही हो जाएगा। तो भारत में अगर देखा जाए तो जैव विविधता की दृष्टि से सबसे रिचेस्ट जो प्लेस है वो है पश्चिमी घाट। ठीक है, कहीं जाइएगा नहीं, कहीं जाइएगा नहीं, आपको 33 मिनट है, 2-4 मिनट और थोड़ा सा मैं लेकर चलूँगा। ठीक है, तो मान के चलिए 35-37 कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्लास को ऑफ कर देंगे। ठीक है, कहीं जाइएगा नहीं, पूरी क्लास को देख कर ही जाइएगा। चलिए, भारत का कौन सा राज्य है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ? भारत का कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो है, पहला ऑप्शन हो जाता है त्रिपुरा, दूसरा ऑप्शन हो जाता है मिजोरम, और तीसरा ऑप्शन हो जाता है मेघालय, और चौथा ऑप्शन है नागालैंड। अभी तो मैं आंसर ही बता देता हूँ हम लोगों को। तो भारत का कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? और अच्छे से मैंने पढ़ाया हुआ है, जो हमारे यहाँ ऑफलाइन की तैयारी कर रहे हैं, ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, और ऑनलाइन वालों को भी हमने बताया हुआ है, लेकिन हो सकता है उन्हें अभी सही से नहीं बताया गया हो, तो उन्हें जल्द ही बताया जाएगा इसके चीज़ों के बारे में। ठीक है, वे बिल्कुल भी चिंता ना करें, उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए, उन्हें ऐसा ना लगे कि वे ऐसा ना सोचें कि हमें नहीं पढ़ाया जाएगा। सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, जो ऑफलाइन वालों को पढ़ाया जाता है वही कंटेंट ऑनलाइन में पढ़ाया जाता है। ठीक है, कोई भी छात्र ना सोचे कि ऑफलाइन में कुछ अलग चलता है, ऑनलाइन में कुछ अलग चलता है। हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन एक ही चलती है, क्योंकि पढ़ाने वाला तो वही व्यक्ति है। सोचिए आप लोग एक बार, तो जब पढ़ाने वाला एक ही व्यक्ति है तो एक हर समय एक ही जगह पर एक जैसे पढ़ाएगा। ठीक है, क्यों बार बार अलग अलग चीज़ें करेगा? ठीक है, उसे भी तो अलग से मेहनत करनी पड़ेगी ना, अलग अलग करने से। और जब सिलेबस में नहीं है तो अलग अलग करने का काम हम कैसे कर सकते हैं ना।
तो एक बात तो आपको सोचनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा के बारे में बात करते हैं। तो त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है भारत का जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। इसकी राजधानी अगर आप बता देते हैं तो यहाँ पर थोड़ा से सोने पे सुहागा हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करके आप लोग बता दीजिए इसकी राजधानी क्या है, कल हमने आपको बताया था। चलिए बात कर लेते हैं, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है, वो ऑप्शन है असम, केरल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। बता दीजिए जल्दी से। ठीक है, चंदन की लकड़ी के लिए आपको मूवी याद होनी चाहिए। कौन सी मूवी थी? अल्लू अर्जुन के कौन सी भाई थी? हाँ, हमने फ्लावर को फायर, आपने समझ लिया। ठीक है, डायलॉग था ना। ठीक है, मुझे नहीं याद आ रहा है। ठीक है, एक बार कमेंट करके बताइएगा आप लोग बाद में। चलिए, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य हैं, तो इसका आंसर बता दीजिए। तो ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बेंगलोर कहीं और है। ठीक है, तो कर्नाटक की राजधानी ही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए जल्दी से 1-2 प्रश्न और हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो बचेगा उसको हम कल कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन है सिंह जिराफ बाइसन जैसे जानवर वन में मुख्यतः पाए जाते हैं। कौन से वन में पाए जाते हैं? पर्णपाती वन में, घास स्थल में, मरुभूमि में और शंकु वृक्षी वन में। ठीक है, शंकु वृक्षधारी वन में, ऐसे बता सकते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए आप लोग, जल्दी से बता दीजिए। चलिए, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। लेकिन बहुत सारे छात्रों ने ऐसे प्रश्न को सही भी किया हुआ है। ठीक है, एक आध दो लोग गलत हो जा रहा है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल चिंता ना करें। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लास्ट प्रश्न के बारे में। देख लेते हैं भाई, ये लास्ट प्रश्न होगा जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, तो लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? मसूरी, नई दिल्ली और नागपुर और देहरादून। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा देहरादून हो जाएगा। ठीक है, और देहरादून क्या है? उत्तराखंड की राजधानी है। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी है। नहीं आप सोचें कि देहरादून कहाँ है भारत में, हमें तो दिखा नहीं आज तक देहरादून। ठीक है, अब इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से कुछ प्रश्न है। ठीक है, लेकिन चलिए टाइम हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर परेशान होने लगते हैं कि सर क्लास बहुत बड़ी हो गई है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहीं पर क्लास को फिनिश करना चाहिए। और आई होप कि आप सभी लोगों को जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ाया है वो समझ में आई होंगी। ठीक है, मुझे आता है कि सभी लोग फीडबैक ज़रूर देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल फिर इसी समय 10 बजे।